जैसे कवि आते वैसे हमारे यहाँ संत भी आते हैं, और मैंने कई संतों को सुनने का शुरू से मेरा भाव रहता था। मैं परम पूज्य मोरारी बापू का इस जन्म में बहुत ऋणी रहूंगा। उन दोनों टावर को ओसामा बिन लादेन ने उड़ा दिया था हवाई जहाज के बचड़े मार के। मेन उसका वो था हीरो। तो शुरुआती प्रयोग तो आपके बहुत ही अच्छे हैं। और पहले मंच के बारे में क्या बताएंगे आप? मेरे शहर केकड़ी में छोटे छोटे टुकड़े कई बार लिखे गए, पेरोडियां कई बार बनाई गई। किसी फिल्म के गाने को सुन करके उसके जैसा बनाया जाना अच्छा लगता था। मेरा लड़का कविता लिखता है। क्या बात। मैं कविता लिखता हूँ। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी, उनके पिताजी, मुझे 7 पीढ़ियों का मुझे पता है। किए जी मारा वेरे डील में हेरा रे, मारा माचेरे डील में हेरा, घर का पूत कवारा डोले यजमाना के फेरा रे, मारा हावेरे डील में हेरा। के लांबो चोड़ो ढील वे गयो, दाढ़ी मूछा आगी, और मारा जैसा छोरा छाबरा न लुगाया भागी, मारा सुना पलंग पर डेरा रे, मारा सुना पलंग पर डेरा, घर का पूत कंवारा डोले यजमाना के फेरा रे, मारा आवे रे। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ये गीत क्यों गा रहा हूं, क्योंकि इस गीत को गाने वाले और हिंदी कवि सम्मेलन के बहुत ही बड़े कवि और राजस्थान के लोक रंजन के कवि, मस्ती के कवि भाई बुद्धि प्रकाश दादी जी आज हमारे इस कार्यक्रम में आने वाले, हमारे पॉडकास्ट में आने वाले हैं, जिन्होंने बहुत गीत लिखे। घंटी ऐसी बजा गिरे, गोरी थारो सावन, ब्याई जी ब्याड़ जी, न जाने क्या क्या मस्ती वाले गीत लिखते हैं और मस्ती के साथ लाफ्टर करते हैं, कॉमेडी करते हैं, हास्य सुनाते हैं। बुद्धि प्रकाश दादी जो केकड़ी से हमारे बीच आए हैं, आज स्वागत करते हैं हमारे पॉडकास्ट में जोरदार तालियों से, जिसका नाम है मनोज मक्खन टॉक शो। The Manoj Makkan Talk Show. The Manoj Makkan Talk Show. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय बुद्धि प्रकाश दादी जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार बुद्धि भैया, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि आज के बुद्धि प्रकाश दादी को पूरी दुनिया जानती है, मगर शुरुआती दौर में बुद्धि प्रकाश जी दादी का सफर कैसा रहा और क्या शुरुआत रही आपकी? किया नहीं है तो हुआ है। हम बहुत छोटे थे तो परिवेश का प्रभाव तो सब पे पड़ता है, मेरे भी पड़ा। मेरे पिताजी बहुत बड़े कवि हैं, तो कई कवियों का हमारे घर आना जाना होता रहता था। तो कवि सम्मेलन के बारे में सुनते थे, ऐसा होता है, हमने कभी देखा नहीं था। तो एक बार मैं कवि सम्मेलन देखने गया जब मैं 10वीं क्लास में था। बहुत भीड़ थी तो मेरे को अंदर जाने नहीं दी गई। और तो मेरे को क्या है कि हर चीज़ में आगे रहने की आदत पड़ी हुई थी सबसे पहले। तो मैं आगे जाने लगा तो मुझे पुलिस वाले ने रोक दिया और भगा दिया मेरे को। तो मैं क्या बचपन से थोड़ा दुस्साहसी था मैं गया उसके बाद, फिर मैंने उसका हाथ पकड़ के कहा, मैंने कहा ओए अगले साल देखना मैं इसी मंच पर कविता सुनाऊंगा और तू मेरी सुरक्षा में खड़ा रहेगा और ये हुआ इसका मतलब ये कि आप कोई एक्सीडेंटली कवि नहीं है, आप बिल्कुल बाई प्लान्ड कवि हैं। बाई प्लान्ड नहीं है, इत्तेफाक से बाई प्लान्ड इसमें घोषित हो रहा है। वस्तुतः तो मैं कवि हूँ, ये अभी बड़े संशय की बात है, क्योंकि मैं अभी कविता की परिभाषा भी नहीं जानता। सभी लोगों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषाएं दी हैं, और कवि सम्मेलन, कविता और कवि, ये तीनों अलग अलग पार्ट होते हैं। इन जब तीनों को मिलाते हैं तो पता चलता है कि यहाँ कुछ भी प्लानिंग नहीं होती है, ये सब ईश्वर करता है। मेरे परिवार में, परिवेश में वातावरण था। मेरे पिताजी बहुत बड़े कवि हैं, हम 7 पीढ़ियों से कवि हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मेरा लड़का कविता लिखता है। क्या बात। मैं कविता लिखता हूँ। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी, उनके पिताजी, मुझे 7 पीढ़ियों का मुझे पता है। आपने वो चुटकुला सुना होगा, एक कवि से पूछा कि आप कवि हैं? बोला हाँ। आपके पिताजी? बोला हाँ वो भी कवि। बोला उनके पिताजी? बोला वो भी कवि है। बोला ये बेवकूफी की जड़ कहाँ तक गई हुई है ना। लेकिन ये जड़ बेवकूफी की नहीं है, ये ईश्वर की कृपा से कभी कोई ऐसा तत्व आता है जो आपको कविता के आसपास घुमाता है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, देखो साहित्य की बहुत सारी विधाएं, उपन्यास है, रिपोर्टाज है, निबंध है, संस्मरण है, पर ये साहित्य की तमाम विधाएं जब कविता की कुर्सी के सामने से निकलती है तो उसको सलाम करते हुए निकलती है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है ये।
ये जीवन को रसवंत बनाती है कविता। तो मेरे परिवेश में कविता का, कवियों का और कवि सम्मेलन का, तीनों का माहौल था। तो मैं कवियों को सुनने जाता था। ये आजकल हम लोग देखते हैं ना, कवि और कवित्री के बीच में मंच पर आपस में नोकझोंक होती है ना। तो ये कवि सम्मेलन को मतलब थोड़ा रोचक बनाती है। ऐसा श्रोता जो पहली बार आया उसको थोड़ा एक अलग प्रकार का आनंद आता है। वो हमने तो वो जमाने देखे जब कवि और संचालक के बीच में तकरार होती थी। अच्छा, हाँ, कवि और एक संचालक के बीच, और खूब मजेदार होती थी। तो हमें अच्छा लगता था। दूसरी बात, मेरे को बचपन से ही लोगों को मुक्का फाड़ कर हंसते हुए देखना अच्छा लगता था। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, छठी सातवीं स्कूल में, छठी सातवीं क्लास में जब पढ़ता था, तो मैं बाल सभा का अध्यक्ष बनता था। बाल सभा का कई बार संचालन करता था। बाल सभा में जब मैं कुछ ऐसी चीज सुनाता जिसको सुन करके लोग छोटे छोटे हंसते थे, टीचर्स भी हंसते थे, तो मुझे अच्छा लगता था। मुझे लगता है जैसे कि मैंने कोई तीर्थ कर लिया हो, पुण्य कमा लिया वैसा। जैसा कि आपने जिक्र किया कि आपके दादाजी भी कवि थे, आपके पिताजी भी कवि थे, उनके पिताजी भी कवि थे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आप जोक मार रहे हो, दर्शक तो यही सोच रहे होंगे। ऐसा वास्तव में आपको 7 पीढ़ियों के नाम पता है? हाँ बिल्कुल, नाम पता है। मेरे जो पुत्र है उसका नाम सफल दादीच है एक, मेरा नाम बुद्धि प्रकाश, मेरे पिताजी का नाम पंडित मुरलीधर दादीच, मेरे दादाजी का नाम पंडित गोवर्धन लाल दादीच, मेरे परदादाजी का नाम पंडित शंकर लाल दादीच, उनके पिताजी का नाम पंडित महादेव, उनके पिताजी का नाम वैद्यनाथ। ये मेरे ख्याल से 7 तो हो गए। कुल मिलाकर ये बात है कि आप खानदानी कवि हैं। हाँ, खानदानी कवि है। इसे बोले तो हाँ, हिंदी के हाँ। तरफ मैंने मेरे दादाजी को भक्ति रस के छंद लिखते गाते देखा है। हम लोग नगर पंडित हैं, केकड़ी में चारुभुजानाथ का मंदिर है, तो हमारा परिवार वहां पर कथाव्यास है। हम लोग कथा करते हैं, हम लोग ही बताते हैं शहर में एकादशी कब होगी, दीपावली कब होगी, त्योहार कब होगी, हम लोग ही डिसाइड करते हैं। हमारे यहाँ से पंचांग छपता है, तो वो चीज। और आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि मैं भी भिलवाड़ा के पास में मेरा गांव पुर है, और मैं भी नगर व्यास के परिवार से हूँ। पंडित मणिशंकर जी व्यास मेरे दादाजी थे, और हम भी, आप जिस परिपाटी की जिक्र कर रहे हैं, हम भी उसी परिवार से निकल कर आए। अरे वाह, तो आज तो ऐसा लग रहा है कि मेरे बड़े भाई से मिल रहा हूँ। हाँ इसमें क्या बात है, सजातीय परमाणु आपस में मिल ही जाते हैं। ये बुद्धि भैया, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो कवियों के जो संस्मरण होते हैं, यात्राएं होती है, बहुत ही रोचक होती है, और आप तो खैर आदमी बहुत रोचक हैं। तो आपका जो पहला कार्यक्रम था या पहला कवि सम्मेलन था, पहला मंच था, उस दौरान क्या आनंद आपको अनुभूति हुई, वो बताएं तो मजा आएगा। देखो, मेरी पहली कविता का तो मुझे याद नहीं कि मैंने कौन सी लिखी थी। छोटे छोटे टुकड़े कई बार लिखे गए, पेरोडियां कई बार बनाई गई। किसी फिल्म के गाने को सुन करके उसके जैसा बनाया जाना अच्छा लगता था। और एक घटना एक बार घटी मेरे शहर में। एक बार एक महाराज, शायद रामसनेही संप्रदाय के थे, और उन्होंने एक यात्रा निकाली हुई थी, गौ हत्या बंद हो और बूचड़ खाने बंद हो। तो वो यात्रा आ रही थी, उसके काफ़ी दिनों पहले से ये सूचना थी कि इस तरह की एक यात्रा आने वाली है। तो आप भी कोई अपनी बात कहना चाहें तो कहें। तो उन दिनों मैं लगभग 10वीं क्लास में था, 10वीं 11वीं के बीच की ध्यान है। तो हम लोग, हमारे राजस्थान में लोकगीत बहुत प्रसिद्ध हैं, गाए जाते हैं। उनमें से एक लोकगीत है, एक बार आओ जी जवाई जी पावना, ताकि गणी रे करा मनहार जवाई लाडकड़ा। तो मैं इस गीत को बहुत गाता था। अब जब ये गौ हत्या बंद करने का या बूचड़ खाने बंद करने का जब हमारे को मामला आया, सुनने में कैसी यात्रा आ रही, तो मैंने कहा यार इस धुन में कुछ लिखना चाहिए। मेरा पहला प्रयोग था, शायद बाद में और भी लोगों ने किए होंगे, मुझे पता नहीं, मेरे से पहले भी किए हो तो मुझे पता नहीं है। लोक गीत की धुन में हिंदी की बात करना, हिंदी में उसको लिखना। अब मैंने उसमें लिखा था, एक बार गौ माता की जय बोलो रे साथियों, माता है हमारी गाय सदियों से प्यारे, ये प्रेम की है अवतार सदियों से प्यारे। गाय हमारी माता है तो माता की दलाली क्यों, माँ का सौदा करके होठों पर मदिरा की प्याली क्यों, क्यों चलती है गाय पे यार तीखी तलवारें, ये प्रेम की है अवतार सदियों से प्यारे। तो शायद मेरे द्वारा लिखा गया पहला जो था, इसको क्या कहूँ, गीत कहूँ, कविता कहूँ या कुछ भी कहूँ, तुकबंदी कहूँ, ये गौ माता को समर्पित हुआ था। क्या तो शुरुआती प्रयोग तो आपके बहुत ही अच्छे हैं। और पहले मंच के बारे में क्या बताएंगे आप? मेरे शहर केकड़ी में, अच्छा, केकड़ी में हर साल तेजा दशमी के अवसर पर एक मेला भरता है, उसमें कवि सम्मेलन होता है। इसका भी एक किस्सा है। अच्छा, हमारे क्षेत्र में विधायक महोदय थे ललित जी भाटी, तो वो डाक बंगले में रुकते थे आकर के।
तो उनके लिए भोजन जाता था। हमारे यहाँ डॉक्टर प्रदीप थे एक, और डॉक्टर राजेश्वरी, उनके यहाँ से भोजन बन के जाता था, हम लोग लेके जाते थे। मेरा एक दोस्त था नितेश, तो वो जब भोजन करते थे तब डाक बंगले में उस कमरे में कोई नहीं होता था, वो विधायक महोदय बैठे रहते थे और हम दोनों लड़के बैठे रहते थे। तो खाना खाते जाते और हमसे बातें करते रहते। तो मैं उनको क्या खूब हंसाता था, उनको चुटकुले सुनाता था, उनको अच्छा लगता था। एक डीएसपी थे यशवंत यादव जी, तो उनको भी ये अच्छा लगा। तो उन्होंने एक बार विधायक जी से कहा कि अब की मेला आ रहा है केकड़ी में, तो अपने इस बुद्धि प्रकाश को भी मंच पर। तो वहीं बाहर एक अधिशासी अधिकारी बैठे हुए थे जिनका नाम था सरनेम था खटूमरा। खटूमरा जी को बुलाया, बोला खटूमरा जी इधर आइए, ये कवि बुद्धि प्रकाश दादीच कवि सम्मेलन में कविता पढ़ेंगे इस साल मेले पर, इनकी चिट्ठी निकाली जाए। तो मैं पहली बार निमंत्रण पर, सरकारी निमंत्रण पर, मैंने 11वीं कक्षा में था, मेरा पहला मंच था 11th क्लास में। तो पहला ही मंच केकड़ी में और सरकारी कार्यक्रम, और आप आमंत्रित कवि के रूप में गए, तो इसकी खबर आपके परिवार में गई होगी क्योंकि आप तो खानदानी कवि हैं, तो उनका क्या अनुभव रहा? एक्चुअली क्या, मेरे पिताजी को बहुत समय पहले कुछ स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम हो गई थी, तो उन्होंने मेरे जन्म के कुछ वर्षों बाद ही कवि सम्मेलन करना बंद कर दिया था। मैंने मेरे पिताजी को किसी भी कवि सम्मेलन के मंच पर कविता पढ़ते हुए देखा नहीं। उनकी कविताएं मैं सुनता था, हमारे घर पे लोग कवि आते थे, कविताएं गाते थे, लेकिन मैंने सोचा ये किसी को मैं बताऊंगा नहीं, और मैंने परिवार में किसी को नहीं बताया कि मैं इस तरह कवि सम्मेलन में जा रहा हूँ। सबसे बड़ा अच्छा, मुझे सरप्राइज देना अच्छा लगता है, आज भी अच्छा लगता है। जैसे आज मैं मनोज मक्खन जी के टॉक शो में आया हूँ, ये किसी को पता नहीं है। तो मैंने जब मैं पहली बार उस कवि सम्मेलन में गया, उसको में बड़ा किस्सा है, कविताएं तो कुछ थी नहीं, पर कुछ ये आता था कि नोक झोंक कैसे करनी। तो संचालक महोदय, उस समय बंकट बिहारी जी पागल थे, उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया और खुद किसी काम से इधर उधर हो गए, और अब्दुल गफ्फार जी मंच पर संचालन करने के लिए बैठे, तो उनके साथ मैंने नोकझोंक की। नोकझोंक क्या की थी, वो तो मजे हुए कवि थे, मेरे को तो चुटकुले याद थे जो मैंने उनका नाम ले लेके सुनाए, और पब्लिक ने बहुत मजे लिए उसके। अब 15 मिनट बाद क्या हुआ, मेरा अपना काम खत्म हो गया, मैं बैठा तो वंस मोर हो गई। पूरे शहर ने गजब की तालियां बजा करके कहा और सुनाओ और सुनाओ, वंस मोर वंस मोर। और मेरी स्थिति खराब, क्योंकि मेरे पास तो सुनाने को सामान ही नहीं था। दूसरे दिन मेरे दादाजी मंदिर जा रहे थे, पंडित गोवर्धन लाल तिवारी, तो उनको लोगों ने कहा पंडित जी कल आपके पोते ने गजब कर दिया। तो मेरे दादाजी बड़े संशय में आ गए, ये तो बोले फिर कोई मुसीबत पैदा कर दी थी। आए दिन शिकायतें आती थी। तो जब उनको कहा ना कि ऐसे हजारों की भीड़ कह रही थी आपका पोता जो सुना रहा था, क्या बोलता है आपका पोता। देखो कवि सम्मेलन में मैंने उस दौरान ये जाना कि कवि क्या सुनाता है, उसका महत्व सेकंड नंबर पर है, वो कैसे सुनाता है इसका महत्व फर्स्ट नंबर पर है। आज देख लो, वो चीज जो मैंने उस समय समझी थी वो साफ दिखाई दे रही है। प्रेजेंटेशन अपने आप में बड़ा महत्व रखता है, सामग्री सेकंड नंबर पे आ गई, रिच नहीं है, कितनी भी रिच हो। तो प्रेजेंटेशन के बारे में, मेरी बारे में बताया गया कि ऐसे बोलता आपका लड़का, हंसता है, को हंसाता है, तालियां बजवाता है। तो मेरे दादाजी परिवार वाले बहुत खुश हुए, तो मुझे लगा कि यार इस लाइन में कुछ किया जा सकता है। क्या बात। आपकी जिस तरीके से आपने बताया, और आपकी जो काव्य यात्रा बहुत ही लंबी रही, और मैं जानना चाहूँगा कि जो एक गीत जिसकी भूमिका मैंने अपने पॉडकास्ट की शुरुआत में भी करी है कि घर का पूत कंवारा डोले यजमाना के फेरा, और ये मेरा प्रिय गीत भी, और मैंने कई बार आपको शुरुआती दौर में जब मैं कुछ काव्य मंचों पर नहीं आया था तो नीचे बैठकर भी सुना। तो इस गीत की भूमिका में जो आप कुछ बोलते हैं, वो एक कवि की कल्पना है या इसके पीछे कुछ स्टोरी है? नहीं, ये गीत लिखा नहीं गया, ये गीत हुआ है। और मैं आपको आश्चर्यजनक बात बताऊं कि इस गीत को, जैसे एक मुखड़ा बना आवेरे डील में हेरा, घर का पूत कुंवारा डोले यजमानों के फेरा। अब मैं इन दो पंक्तियों को गाता रहा, फिर इसके बाद दो पंक्तियां बनी उनको गाता रहा, फिर उसके बाद दो पंक्तियां फिर बनी उनको गाता रहा, ऐसे करके पूरा गीत बन गया। आप आश्चर्य करोगे कि मैं 2 साल तक इस गीत को मंच पर सुनाता रहा, तब तक इसको कागज पे नहीं उतार पाया। अच्छा, तो कविता जो है श्रुति है, ये एहसास हुआ इससे, और उत्तरोत्तर अच्छा होता गया ये गीत, क्योंकि गीत लिखा नहीं था, ये हुआ था। अब ये हुआ था तो मैं इसको नैसर्गिक तरीके से गाता था। इसमें एक बॉडी लैंग्वेज भगवान ने अपने आप देके भेजी, मुझे भी नहीं पता। हे जी माता, मैं से मतलब ऐसा झटका लगता था, हे जी मारे आवेर डील में हेरा रे मारा, आवेर डील में हेरा। मैंने देखा जब भी आप ये गीत पढ़ते थे मंच पर, पहली लाइन आपकी होती थी और दूसरी लाइन पब्लिक से होती थी, और पूरा गीत
पढ़ते पढ़ते पब्लिक ही उसको गा देती थी। वो लोगों ने बहुत बार सुना, बार बार सुना, वो उसने मेरे को लोकप्रियता दी उस गीत ने। ऐसे कई सीन है जब मैंने इस गीत को शुरू किया और उसको जनता गा रही है और वही खत्म कर रही है। मैं बुद्धि भैया एक बात जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपकी जो काव्य यात्रा रही और आपने जो कवि सम्मेलन पे लंबा समय बिताया, किस कवि ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, किसका प्रभाव आप पर रहा? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये जो महीना है ये गुरु पूर्णिमा का महीना है और गुरु की बड़ी महिमा है। मेरे ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, सबसे ज्यादा प्रभाव तो हास्य रस के बहुत बड़े कवि हुए हैं जिनका नाम है श्री सुरेंद्र दुबे। अरे वाह। और वो मेरे केकड़ी से 10-12 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है गुलगांव, वहां के रहने वाले थे। उनके पिताजी केकड़ी में ही अध्यापक थे, तो हम परिवार केकड़ी भी रहता था, गांव भी रहता था, तो उनका हमारे परिवार के साथ बड़ा पारिवारिक यारा संबंध था। तो वो हमारे घर आते थे, पिताजी को कविताएं सुनाते थे। मेरे पिताजी बहुत सीनियर हैं उनको कविताएं जचवाते थे। अब्दुल गफ्फार साहब, ये सारे लोग और उनका नाम अमर सिंह जी, और भी कवि हुए हैं हमारे यहाँ के RL दीपक, ये कई कवियों का हमारे घर आना जाना था। तो सुरेंद्र दुबे जी मुझे अच्छे लगते थे। मैं कवि सम्मेलन जब सुनने जाता था ना, तो सुरेंद्र दुबे जी को सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसका एकमात्र कारण ये था, उनका आत्मविश्वास बड़ा अद्भुत था, कॉन्फिडेंस। तो मैंने सुरेंद्र दुबे जी से कवि सम्मेलन में, अपने पूरे कवि सम्मेलन में उनसे कविता नहीं सीखी, मैंने उनसे कवि सम्मेलन में नहीं सीखे, मैंने उनसे एक आत्मविश्वास सीखा। वो आत्मविश्वास ही आज बुद्धि प्रकाश है। एक बात और मैं स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहूंगा कि जितनी भी प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या कवि सम्मेलनों के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, मैंने एक बात महसूस करी कि उन सब लोगों ने आपका ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। आपने जो कुछ भी हासिल किया अपने बलबूते किया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये संतों की कृपा है। मेरे परिवार में एक वातावरण है, जैसे कवि आते हैं वैसे हमारे यहाँ संत भी आते हैं, और मैंने कई संतों को सुनने का शुरू से मेरा भाव रहता था। मैं परम पूज्य मोरारी बापू का इस जन्म में बहुत ऋणी रहूंगा, बहुत ही ऋणी रहूंगा, क्योंकि मैंने उनके बारे में सुना था। जिसके बारे में सुनते हैं ना, उससे इश्क हो जाता है ना, इश्क हो जाता है। तो मैं बापू के बारे में सुनता था कि ऐसे कथावाचक है, ऐसे कथावाचक है, तो मुझे उनसे इश्क हो गया। मैंने उनको देखा ही नहीं तब तक। जब फिर मैंने उनको देखा, उनकी कथाएं कोई सुनी, जाना, जहाँ से उनकी कैसेटें, वीडियो जैसे भी मिल सकते थे उस समय में, तो मेरे पर उनका बड़ा प्रभाव था। और मुझे ये भी पता लग गया कि ये इतना बड़ा व्यक्तित्व है कि इनका ऑरा इतना विशुद्ध है कि इसमें हर किसी वायरस की तो एंट्री नहीं है। तो हम तो साले रोग शोक काम विकार जाने कितनी चीजों से भरे हुए, और वो तो मतलब प्रकृति का विशुद्ध पुंज है। तो मैं सोचता था कि मैं इनके समीप कैसे जा सकता हूं। तो मैं आज भी आपको बताता हूं मनोज जी, मैं रोजाना ध्यान करता हूं, सुबह और शाम दोनों टाइम, और आधे घंटे ध्यान करता हूं। तो मैंने ध्यान करते हुए, आपको आश्चर्य होगा, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा, आकर्षण का सिद्धांत। मैं ध्यान में रोजाना मोरारी बापू का ध्यान करता, मतलब जिसको आप सोचते हो वो आपको मिल जाता है। मोरारी बापू का ध्यान करता, और ध्यान ऐसा कर रहा हूं कि जिनके नजदीक तक जाना संभव नहीं है, वो मेरे ध्यान में मेरे पास आते हैं, और मैं उनको प्रणाम करता हूं तो मुझे उठा के गले लगाते हैं, मेरे हाथ में उनका हाथ है। आप आश्चर्य करोगे, ये जो कल्पना मेरी थी वो यथार्थ में तब्दील हुई। आज मेरे पास वो फोटो है जिसमें मोरारी बापू के हाथ में मेरा हाथ है, क्या बात। और वो प्रेम भरी दृष्टि से मुझे कृतार्थ कर रहे हैं। ऐसे कई वायरल वीडियो है जिसमें मैंने देखा यूट्यूब पर, बापू नीचे बैठकर आपकी कविताएं सुन रहे हैं, और उसे लगता भी है कि उनका भरपूर स्नेह आपके प्रति है। नहीं, बापू मुझे, मैं ऐसा मानता हूँ, बापू मुझे इसलिए नहीं बुलाते कि मैं कवि हूँ या ये मैं बहुत अच्छा कवि हूँ या मैं बहुत अच्छी कविताएं सुनाता हूँ, नहीं। बापू, मुझे ऐसा लगता है वो मेरे अंदर एक ऐसा बालपन है जो मंच पर दिखता होगा उनको। बालक की क्रीड़ाएं जिस प्रकार मनोरंजन देती है, शायद बापू को मेरे प्रस्तुतिकरण से ऐसा आनंद आता होगा जैसे कोई बच्चा बोल रहा हो। वाकई में मैं खुद मानता हूं कि मंच पर आपकी जो प्रस्तुति होती है उसमें एक अलग कमाल होता है और एक अलग कॉन्फिडेंस छलकता है, और प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपकी प्रस्तुति में जो लोक रंजन के साथ साथ जो मनोरंजन होता है, तारीफ के काबिल है। अपडेट रहना चाहिए, कवियों को सबको अपडेट रहना चाहिए। जैसे पहले जो लोक रंजन के गीत आते थे,
वो उसमें में खेती बाड़ी बैल, है ना, इस तरह की चीज शब्दावली ज़्यादा होती थी। अब शब्दावली बदल गई, अब मोबाइल आ गए, कंप्यूटर आ गए, तो ये तकनीक का हमारे लोकरंजन में, लोकरंजन लोक संबंधों से बनता है। हमारे यहाँ संबंध होते हैं, सगा जी सगी जी, बेई जी ब्याण जी, तो लोकरंजन संबंधों पर डिपेंड करता है। उसमें बातचीत की शब्दावली अगर अपडेट हो जाती है तो लोकरंजन के गीत भी अपडेट हो जाते हैं। जैसा शुरुआत में आपने बताया कि आपको एक अच्छा वातावरण मिला, तो अपने परिवेश के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं बहुत धन्य हूँ इस मामले में। मेरा परिवेश इतना अद्भुत है। एक तो देखो, मैं नगर पंडित के परिवार में जन्म लिया मैंने। दूसरा, मैं कवि परिवार में जन्म लिया मैंने। तीसरा, कवियों का हमारे परिवार में आना जाना रहा। चौथा, संतों की मेरे ऊपर कृपा रही। ये जो परिवेश का प्रभाव पड़ा है, तो मैं क्रिएटिविटी में तो आज भी नहीं समझता कविता मैंने लिखी या नहीं लिखी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मुझे पता पड़ा कि भाई ये जो आत्मानंद है, इसका अधिकार सबको है। आत्मानंद सभी को आना चाहिए, और आत्मानंद एक बार खुद से मिलने की यात्रा शुरू हो जाए तब आना शुरू होता है। जैसे कुछ परिवेश में जिस तरह की बातें बताऊं आपको, देखो सीधी सी बात है, जितनी भी नदियां बह रही हैं ये समंदर में जाकर के मिलती हैं। बिल्कुल सही। इसी प्रकार ये जितनी भी आनंद देने वाली क्रियाएं हैं, ये सब नदियां हैं। चाहे वो फिल्मी दुनिया के लोग हों, चाहे क्रिकेट की दुनिया के लोग हों, चाहे राजनीति की दुनिया के लोग हों, चाहे साहित्य की दुनिया के लोग हों, ये सारी दुनियाएं अलग अलग प्रकार की नदियां हैं, और ये सारी नदियां जाकर के आध्यात्म के समंदर में मिलती है। क्या बात है। और इनको तभी जाकर के वो आत्मानंद प्राप्त होता है। कितना भी बड़ा राजनेता हो जाओ, उद्योगपति हो जाओ, कवि हो जाओ, अंततोगत्वा उसको खुद से या परमात्मा से मिलने की एक प्यास पैदा होती है। वो जो प्यास है, वो प्यास पैदा होने के बाद ही मनुष्य को मनुष्यता का एहसास होता है। मैंने देखा कि जो वरिष्ठ कवि होते हैं, बड़े कवि होते हैं, वो अपनी परिपक्वता को जाहिर करने के लिए बड़े शब्दों का चयन इस तरीके से करते हैं कि उनका ज्ञान कौशल छलकता है। और आपने भी देखा कि आप संस्कृत का बड़ा प्रयोग करते हैं अपनी बातों में। ये क्या चीज़ है? मैं प्रयोग करता नहीं, ये प्रयोग होता है। मैंने बचपन से इतने श्लोक सुने हुए हैं। मेरे दादाजी भागवत करते, वो भागवत करते तो आज के ज़माने में जैसे लोग अभ्यास करते हैं, उस समय तो कोई इंस्टीट्यूशन तो थे नहीं। भागवत कथा उन्होंने स्वयं नहीं जानी सीखी। तो वो क्या करते थे, सुबह उठते ही पहले स्नान करने के बाद जल्दी उठ जाते थे, स्नान करते थे, उसके बाद जितने मंत्र श्लोक उनको आते थे वो जोर जोर से बोलते थे और गाते थे। और मैं उस समय सोया रहता था वो पढ़ा रहता था, वो गाते रहते थे, मुझे अच्छा लगता था। आप यकीन नहीं करोगे, बहुत सारे श्लोक मंत्र मैंने बिना पढ़े, जबकि मैं स्कूल भी नहीं गया था, तब भी मुझे आते थे। श्रुति का इतना बड़ा चमत्कार है। वैसे बुद्धि भी आपकी बहुत बड़ी काव्य यात्रा रही, और ऐसा कोई संस्मरण जो आज हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहें, जरूर आप बताएं। बड़ा खतरनाक है यार ऐसे तो संस्मरण तो कई है, उसमें से छांटना भी बड़ा थोड़ा टिपिकल है। थोड़ा अच्छा हास्य हो जो बहुत रोचक। मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाता हूँ, आप लोटपोट हो जाओगे आप हमारे केकड़ी से 50 किलोमीटर दूरी पर एक कस्बा है शाहपुरा। वहाँ हर साल हमारे यहाँ के कवि हुए मोहन मंडेला जी। अच्छा, डॉक्टर कैलाश मंडेला जी के पिताश्री। हाँ, डॉक्टर कैलाश मंडेला और सत्येंद्र मंडेला, उनके 2 सुपुत्र हैं, और वो उनकी स्मृति में इस कवि सम्मेलन को करा। हाँ, अच्छा, अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं उस कवि सम्मेलन में गया, वो, और ये उस समय की बात, हालांकि मैं पहले भी गया था उसमें, लेकिन ये उस समय की बात है जबकि आपको ध्यान हो तो अमेरिका में 2 बड़े टावर हुआ करते थे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन। उन दोनों टावर को ओसामा बिन लादेन ने उड़ा दिया था हवाई जहाज के बछड़े मार के। मेन उसका वो था हीरो। उस समय में जो घटना घटी तो सभी लोग इस पर लिख रहे थे, तो हमने भी उस समय में एक गीत लिखा लोक भाषा में। अमेरिका यानी, देखो हमारे यहाँ एक कहावत है, मारे जी ने माध्यो मारे, माध्या ने गुण मारे। तो माध्या यानी अमेरिका,
वो पूरी दुनिया पे ठकुराई करना चाहता है, पूरी दुनिया को कहता है कि मैं हूँ राजा, है ना। तो उसको कोई नीचा दिखाने वाला था नहीं। महाराज जी ने माध्यो मारा, माध्या ना कौन मारा। तो मैंने गीत लिखा। अब वो गीत लेकर के मैं पहली बार तो उस गीत को पढ़ रहा हूं। मैं इत्तेफाक से उस कवि सम्मेलन में लेट गया, थोड़ा पहुंचने में लेट हो गया, और जाते ही मेरा नंबर कविता, क्योंकि मैं जूनियर ही कवि था लगभग, तो मेरे से सीनियर कवि और भी थे, तो जाते ही मेरा नंबर काव्य पाठ के लिए आ गया। तो मैं माइक पर खड़ा हो गया। अब मैंने गीत शुरू किया। मार जी ने माध्यो मारे, माध्या ने कुण मार रे। और वो जो लादेन था, मैंने उसका नाम कर दिया लाद्या। मार जी ने माध्यो मारे, माध्या ने कुण मार रे। अब के लाद्यो ठंड पिला दी, क्यों झक मार रे, पकड़ो लाद्या ने। अब इसका जो पहला अंतर आया उसमें चमत्कार पैदा हुआ। आप कह रहे हो ना संस्मरण याद की, संस्मरण कैसे बना, वो ये है। दुनिया ऊपर माध्या जी ने खूब करी ठकुराई रे, ठाकर साहब की मूछा गड़ गयो, लाद्यो नाई रे, पकड़ो लाद्या ने। और वंस मोर हो गई। मैंने कहा यार इसमें तो कोई खास बात थी नहीं, फिर भी मैंने वापस सुनाया, वंस मोर हो गई। फिर मैंने कहा यार ये क्या बात हुई। फिर मैंने दोबारा उस लाइन को गाया। ठाकर साहब की मूछा गड़ गयो, लाद्यो नाई रे, पकड़ो लाद्या ने। फिर वंस मोर हुई। मेरे समझ में नहीं, और पब्लिक लोटपोट हो रही। मैंने कहा यार ये कौन सी बात पर हंस रहे हैं, समझ में नहीं आ रही, आपके भी नहीं आ रही। अब जैसे ही मैं गीत खत्म करके जैसे तैसे करके बैठा, तो मुझे पता चला कि उस मंच पर जो मुख्य अतिथि थे, उनका नाम, अतिथि जो थे मुख्य अतिथि, उन मुख्य अतिथि का नाम था लादूराम जी नाई। और वो प्रधान साहब थे, और वो ठाकुर साहब को हरा के आए थे। अब मुझे इस कॉम्बिनेशन का पता नहीं। अरे वाह। और पब्लिक बार बार वंस मोर करे, ठाकर साहब की मूछा गड़ गयो, लाद्यो रे, पकड़ो लाद्या ने। तो ऐसा रोमांचकारी किस्सा हुआ। दो विषय ऐसे हैं बुद्धि भैया जो कंट्रोवर्सी के रूप में आपसे जुड़े हुए हैं। उनमें से पहला विषय है कि आपने सरकारी नौकरी छोड़ दी। हाँ, ये बात आपकी बहुत जोरदार है, क्योंकि इस पर मुझसे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। आपको जानकर एक बार और एक ऐसी बात सुनाता हूं जिससे आपको हंसी आएगी। मेरी जब शादी हुई, मुझे जब देखने के लिए आए, तो ये पता चला कि मैं सरकार का नौकर हूं, सरकारी नौकरी है, मास्टर हूं, टीचर हूं। तो मेरी सगाई हो गई और मेरी शादी हो गई। अब जब मैंने नौकरी छोड़ दी, तो मेरे सासू जी, ससुराल वाले सब नाराज हो गए। सासू जी बोले हमने तो नौकरी देख करके छोरी दी थी। मैंने कहा नौकरी नहीं रही, छोरी वापस ले जाओ। ये तो हास प्रयास की बात हुई, लेकिन ये जो नौकरी छोड़ी मैंने, इसके पीछे मेरा एक आत्मविश्वास था। मुझे लगा कि मैं कविता और कवि सम्मेलन के काम को ठीक से नहीं कर पा रहा हूं, और नौकरी मुझे पैसा दे सकती थी, सुरक्षा दे सकती थी आर्थिक रूप से, लेकिन आत्मानंद नहीं दे रही थी। मैंने 12 साल नौकरी की, मैंने, मेरा एक ही काम था। मेरे स्कूल में कोई ज्यादा काम नहीं था, मैं तो पीटीआई था। अच्छा। हाँ, मैं तो केवल सावधान विश्राम करवाता था। मुझे तो 15,000 सावधान के, 15,000 विश्राम के मिलते थे। कुछ काम करता था नहीं था। तो मुझे लगा कि यार मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। स्कूल जाना, वापस आ जाना, खाना खा के सो जाना, फिर शाम को यार दोस्तों में बैठना, समय नष्ट हो रहा था, क्रिएटिविटी गायब हो रही थी। उसका कारण ये था कि मेरी सारी बुद्धि स्कूल में चुक जाती थी। स्कूल में पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। आप उन शिक्षकों से जाके पूछो जिनका दिमाग स्कूल के बच्चे खा जाते हैं, उनके ऊपर की मंजिल शाम को घर जाते जाते खाली हो जाती है। बड़ा कठिन काम था। मैं शिक्षकों को धन्यवाद करता हूं जो बच्चों को पढ़ा करके अपना महत्वपूर्ण उनको देते हैं। मुझे लगा कि मैं इस काम के लिए नहीं जन्मा, मुझे कुछ विलक्षण करना है। अच्छा, पैसा कमाना भी उद्देश्य नहीं था, पर मुझे लगा कि मैं जो करना चाहता हूं वो ये कुछ और है। मैं अपनी तलाश में लगा। मुझे मेरी तलाश शुरू हो गई कि मैं क्यों हूं, क्या लेने आया हूं धरती पे, मुझे क्या करना चाहिए। और ये सारी चीजें अंततोगत्वा वही आत्मा परमात्मा की तरफ ही जाती है, लेकिन रास्ते खुद को ही ढूंढने पड़ते हैं इसके। तो मुझे लगा कि मैं स्कूल में रह करके इस काम को नहीं कर पा रहा था। और कविता एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि कविता अंततोगत्वा, बाकी विधाओं को हो सकता है लेट सेट हो जाए, लेकिन कविता अंततोगत्वा आपको आध्यात्म की तरफ ले ही जाएगी, अवश्य ही ले जाएगी। हमारा इतिहास है कवियों का, बड़े बड़े कवियों का, देख लो आप। सबने नौकरियां छोड़ी। हाँ,
नहीं, उसके पहले भी कवियों ने ही आध्यात्म के समंदर में डुबकी लगाई है। तुलसीदास, सूरदास, भक्तिमती माता मीरा, ये सब क्या है? ये सब महाकवि। वास्तव में नौकरी छोड़ना एक साहस का काम है। फिर कविताओं के लिए हो सकता है ये प्रेरणा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत संदेश भी दे सकता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, नौकरी नहीं, एक तो नौकरी छोड़ने से कोई बड़ा कवि नहीं बनता है। मेरे मन में भी आ सकता है कि मैं नौकरी छोड़कर आपके जैसा बड़ा कवि बन जाऊं। आपको आत्मविश्वास है तो बन जाओगे। तो बहुत आनंद आ रहा है बुद्धि भैया, और मैं चाहता हूं कि कोई अनुभूति आपके मन की जो है वो आप सुनाए जरा। कहते हैं ना कि एक शेर पर कई लोग आगे गजल लिख देते हैं, एक कंटेंट पर कई लोगों ने अपने गीत लिखे हैं, भजन लिखे हैं। तो मैंने एक कविता उनकी सुनी थी, उससे इंस्पायर होकर के हास्य रस में कविता लिखी, उसका मजा लेना आप। शादी के लिए तैयार होकर मैं जैसे ही बाहर आया, आते ही सिर चकराया, क्योंकि बैंड वालों ने भी पहन रखी थी सेम मेरे जैसी ड्रेस। एक बैंड वाले का तो मेरे जैसे का जैसा फेस, तो उससे बनाने के लिए डिफरेंस मैं ड्रेसिंग रूम में गया फटाफट और मूछे की सफा चट। मुझे लोगों ने पूछा, रे तेरे तो पहले बहुत अच्छी मूछें हुआ करती थी, कटवाई क्यों? मैंने कहा कटवाई नहीं है तो वास्तु ठीक करवाया। और मेरा मानना है कि मूछों के रोज रोज झुकने से तो इनका कट जाना ही ठीक है, और पत्नी के सामने झुकने से तो वास्तव में कट जाना ठीक है। और मेरा ये भी मानना है, कोई शादीशुदा आदमी अगर मूछें रखता है तो ऐसा लगता है पानी की बोतल पर तेजाब का लेबल लगा रखा है। इससे ज्यादा होना जाना कुछ होता ही नहीं है। शादीशुदा का अर्थ ही होता है शादी के बाद जो आदमी शुदा हो जाता है वही शादीशुदा कहलाता है। आज के कार्यक्रम में आप पधारे और मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपके साथ जो संवाद मेरा रहा बहुत आनंददायक रहा। और एक पुस्तक मैंने लिखी है, मैं आज आपको मेरे पॉडकास्ट के माध्यम से भेंट करना चाहता हूँ, आप स्वीकार करें। तो ये थे बुद्धि प्रकाश दादीज, बहुत ही अच्छे हास्य कवि, मन संचालक और लोक रंजन के कवि, राजस्थानी गीतों को पढ़ने वाले मस्ती के कवि हैं, जिनको हमने आज सुना और बहुत ही रोचक इन्होंने बातें बताई, आध्यात्म की बातें भी बताई। इनकी काव्य यात्रा को हमने सुना, बहुत मजा आया और आपको भी बहुत आनंद आया होगा। इसी तरीके से हम नए नए मेहमानों के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में, फिर से आपके बीच आते हैं आपके अपने शो में, जिसका नाम है मनोज मक्खन द टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद। द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो।